सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में और मैं हाजिर हूं नदीम आपके साथ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को शेयर करते हुए। सेकंड एपिसोड, पहले एपिसोड में हमने फोर्स और फोर्स के टाइप्स, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में एक बिल्कुल ही डिस्क्रिप्टिव वे में आपसे बात की थी और फिर हमने ये समझाने की कोशिश की थी कि व्हाट आर द बैलेंस्ड फोर्सेस एंड व्हाट आर द अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं कि बैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स है जो किसी बॉडी के क्या नाम है स्टेटस, यानी कि स्टेटस कर लीजिए या फिर स्टेट्स ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज कर सकता है। जी हाँ, और हमने ये भी आपको बताया था कि बैलेंस्ड फोर्स के लगने से ये हमेशा जो लगता है ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और अनबैलेंस्ड फोर्स ऑपोजिट किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है लेकिन वो हमेशा ऑपोजिट ही होता है। वो भी किसी भी डायरेक्शन, जैसे दाहिने मुड़ेंगे तो दाहिने लगेगा, बाएं मुड़ेंगे तो बाएं मुड़ेगा। तो ये यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में मैं बता रहा हूँ। और फिर ये था कि बैलेंस्ड फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वहां पर जीरो होता है, और अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में हम लोगों ने देखा था कि ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो ये हम लोगों ने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में जाना था। तो अब आइए हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की ओर चलेंगे। तो उससे पहले हम आ रहे हैं गैलीलियोस लॉज ऑफ मोशन, या उनका ऑब्जर्वेशन के साथ गैलीलियो ने अपना क्या ऑब्जर्वेशन दिया और फिर उसके बाद न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कैसे आता है। तो आइए, गैलीलियो ने दो इंक्लाइंड प्लेन लिया। इंक्लाइंड प्लेन को लेकर के उन्होंने जो अपना ये किया, एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट यही था कि दो इंक्लाइंड प्लेस अपोजिट टू द ईच अदर उन्होंने रखा वहां पे, और जैसे अपोजिट टू द ईच अदर, जी हाँ यहाँ पर देख रहे हैं, यानी इन ए और बी को दोनों को यहाँ पर मिला दिया गया। ठीक है, अब जब मिला देंगे यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पर दिख रहे हैं जी हाँ, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया। सबसे पहला क्या किया, बॉडी जब इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर से नीचे आ रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि जब ये ऊपर की ओर चढ़ती है तो यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज करती है। जी हाँ, उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि ये जो स्लोप है, जहां से जिस हाइट से वो नीचे आई थी उसी हाइट पे जाकर के वो रुकती है। जी हाँ, और फिर वापस आती है। इसी तरह से होता है वो। उन्होंने ये कहा कि चलिए कि अगर इंक्लिनेशन को हम चेंज करते हैं, यानी डिक्रीज करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ऐसे केस में उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही इसके इंक्लिनेशन को चेंज किया गया, कम किया गया, तो ये ज्यादा दूर तक गई। इंक्लिनेशन को और कम किया गया तो और ज्यादा दूर तक चली गई, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और फिर जब उन्होंने इस इंक्लिनेशन को इसको हटा करके ये सीधा का सीधा हॉरिजॉन्टल और फ्रिक्शनलेस प्लेस यहाँ पर रखा गया, तो उनका कहना था कि ये बॉडी जो है चलती हुई बनी, यानी कि मार्बल हमेशा चलती हुई चली जाएगी। जी हाँ, हालांकि इन प्रैक्टिकल ये संभव नहीं होता है कि कोई भी बॉडी बिल्कुल फ्रिक्शनलेस हो, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई अनबैलेंस्ड फोर्स काम करता है, जैसे फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा ही। जी हाँ, तो फिर गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया, फाइनली यही बताया कि द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट और यूनिफॉर्म। क्या बताया उन्होंने कि नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज या तो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म में है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा ऑलवेज हैव वेलोसिटी, यानी कि समटाइम्स द वेलोसिटी हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो। जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो वो रेस्ट में रहेगा, और जब वो क्या नाम है मोशन में है तो कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जो बॉडी जिस स्टेट में रहती है और वहां पर जो उस स्टेट में रहने के लिए जो मजबूर करती है उस बॉडी को, उसको इनर्शिया का डेफिनेशन दिया गया। बहरहाल, तो इससे हमें क्या लीड किया, दिस लीड्स टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आइए फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का जो हम आते हैं यहाँ पर देखते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। तो उसमें हम देखते हैं कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। कहता है कि कोई बॉडी अपने स्टैटिक पोजीशन पर, यानी कि
रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में उसी हालत में रहना चाहेगी जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स काम न करे। ऐसी अवस्था में दो एस्पेक्ट नजर आते हैं हमें, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स हमें जरूरी है किस काम के लिए, बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए। यानी एक्सेलरेट करने का मतलब जैसे बॉडी रेस्ट में है, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी वो मोशन में आएगा, या वो मोशन में है तो उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए या उसको रेस्ट में लाने के लिए वहां भी हमको एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत होती है बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए। दूसरा कहा कि सभी ऑब्जेक्ट है जो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना नहीं चाहती है, यानी कि रेजिस्ट करती है वो अपने चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, दैट इज या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगी। यहीं पर द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया इज इवॉल्व्ड। जी हाँ, और वी कैन से दैट द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it opposes any agency that attempts to put it in motion, or if it is moving, to change the magnitude or direction of its velocity. Simple way में, the property due to which a body remains in its state of rest or in uniform motion in a straight line. बस इतना सा कहेंगे तो भी आ जाएगा। यानी कि जिस प्रॉपर्टी के बिना पर कोई बॉडी अपने स्टैटिक पोजीशन पर अपने रेस्ट की हालत में रहना चाहती है या यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहती है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, रेस्ट में रहेगी तो रेस्ट में रहेगी। तो इसी तरह से इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, एंड आल्सो वी कैन से दैट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिराइव्स द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। जी हाँ, और फिर हम आते हैं इनर्शिया के टाइप्स। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हम देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन, यानी कि इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी कि बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को अपने से चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, अपने से चेंज नहीं कर सकती, यानी ठहरी हुई है। मतलब जैसे हम बस में बैठे हुए हैं और बस एक बैक स्टार्ट ले लिया तो हम लोग पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि बॉडी का नीचे का हिस्सा जो है वो सीट से जुड़ा हुआ है और सीट मूव हो गया, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा तो हमारा स्टैटिक ही था, इसलिए हम पीछे जुड़ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और जैसे कि हम ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक मारने के केस में हमारा क्या होता है कि वो जो है कि बॉडी के हम लोग आगे की ओर झुक जाती है। वो क्या है? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कंटिन्यू इट्स मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि ऊपर का पोर्शन तो हमारा मोशन में था और नीचे ब्रेक लगा तो नीचे का पोर्शन जो है, जो बॉडी कांटेक्ट में है सीट से, वो रेस्ट हो गया, लेकिन ऊपर का पोर्शन हमारा था इसमें मोशन में ही, इसलिए वो आगे की ओर झुक गया। तो इसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात आती है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में यही कहते हैं कि अ मूविंग बॉडी इन अ सर्टेन डायरेक्शन कैन नॉट चेंज इन इट्स डायरेक्शन विदाउट एनी फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन इट। यानी कि ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो बॉडी के सेंस ऑफ डायरेक्शन को मेंटेन रखता है। कहने का मतलब है कि जब हम बस पर सवार हैं और हम दाहिने की ओर जैसे बस मुड़ती है तो हम बाएं की ओर झुक जाते हैं, और बाएं की ओर जब बस चलती है मुड़ती है तो हम दाहिने की ओर झुक जाते हैं। तो इसका जो कारण है दैट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। यानी कि हम तो पहले जा रहे थे क्या नाम है, हिमालय के स्ट्रेट लाइन जा रहे थे, लेकिन जैसे ही नीचे का पोर्शन वो दाहिने की ओर घूमी तो हमारा बॉडी तो था किधर, वो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन में था, इसलिए बॉडी हमारा उसी हालत में रहना चाहेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब आइए द रिलेशन बिटवीन इनर्शिया, मास एंड फोर्स को हम लोग देखते हैं कैसे। तो ये है कि मास और इनर्शिया जो है एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
इनर्शिया का डेफिनेशन हम तो जान ही लिया, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, जो वेरीज करता है हमेशा मास के साथ। और मास का क्या जानते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन दैट बॉडी इज कॉल्ड मास। तो ये हमेशा डिपेंडेंट होता है इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि मास इनर्शिया पर डिपेंडेंट है, इनर्शिया मास पर, यानी कि जितना इनर्शिया होगा किसी बॉडी का, इसका मतलब है कि उनका मास भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे एक भारी भरकम बॉडी को आप अगर जब मूव कराएंगे तो उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन एक हल्की सी चीज को अगर मूव कराएंगे तो वो थोड़े से ही फोर्स लगाने से मूव कर जाएगा। कहने का मतलब है कि a more massive object has a greater tendency to resist changes in its state of motion. Hence, the mass is the measure of inertia. या हम ये भी कह सकते हैं mass is directly proportional to inertia. यानी कि मास बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ेगा, मास घटेगा तो इनर्शिया घटेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये भी कहेंगे कि मास ज्यादा होने से फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, और फोर्स ज्यादा लगाने का मतलब है कि इनर्शिया ज्यादा है। इसलिए मास, इनर्शिया एंड फोर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी कि thus we can say force depends on the inertia of the body. Yeah, that's all my friends. अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, और साथ ही सब्सक्राइब भी। और इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद।